आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के साइंस के क्वेश्चन। कौन से चैप्टर? फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी के। इसमें हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे और एक दो क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव के करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है फ्रीली, जब यहाँ पर वर्ड फ्रीली लिखा है, फॉल फ्रीली, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल होता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अर्थ का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे अपने आप आता है, और जो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से? इसका मतलब इंक्रीज होती है क्यों? एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। उसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। देन दिट्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी, अगर मान लो हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए 3 पॉइंट, बी दूसरा पॉइंट ले लिया, बी तीसरा पॉइंट ले लिया, सी। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। जैसे पोटेंशियल, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे, जब या ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पर आता है, ग्राउंड पर आते ही जैसे वो टकराता है, टकराने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में, हीट में, हीट एनर्जी में, और थोड़ी सी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, रिमेन सेम। अ कार इज एक्सक्लेरेटेड ऑन ए लेवल रोड, एक कार, ए रोड है, इस रोड पर एक क्या हो रही है? कार चल मूव कर रही है। इस पर क्या कर रही है? कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है। जब ये मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टली है, क्या ये हॉरिजॉन्टली है? और इसकी स्पीड क्या है? अटेन ए वेलोसिटी 4 टाइम वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? बढ़ा दी है। वेलोसिटी इंक्रीज कितने टाइम? 4 गुना बढ़ा दी है, 4 टाइम। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या रहेगी? कार की पोटेंशियल एनर्जी इसकी कार की क्या होगी? डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि हाइट नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड रहती है? हाइट पर डिपेंड रहती है। और ये कार सरफेस को टच कर रही है, सरफेस को टच कर रही है, और इसकी हाइट ग्राउंड से 0 है। तो इसका मतलब जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? विल बी सेम, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड कह रहा है कि नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू में कॉस थीटा। हमें यह पता है कि वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब अगर कॉस थीटा 0 है तो इसका मतलब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। 0 में वर्क डन होता तो मैक्सिमम है, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। और 45 में वर्क डन क्या होगा? 45 में इसमें क्या होगा? थोड़ा सा वर्क क्या होगा? इसमें थोड़ा सा वर्क इसमें कम हो जाएगा, 45 में कम होगा। 90 अगर है, अगर 90 है तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब अगर ये मैंने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स और मोशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। मींस उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसका मतलब
जो एंगल बनेगा उनके बीच में वो कितने का बनेगा, 180 का। तो आंसर क्या होगा इसका, 180। नेगेटिव वर्क डन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है, और 90 पर 0 डिग्री, 90 से कम 90 डिग्री पर 0 वर्क डन, 90 से कम जितना भी जब भी एंगल बनेगा तो उसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसका आंसर क्या है, डी है। एन आयरन स्पेयर ऑफ मास, एक आयरन स्पेयर है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम, ऑफ द सेम डायमीटर, हैज द सेम डायमीटर एज द एल्यूमिनियम स्पेयर ऑफ मास 3 पॉइंट। इसका मतलब दोनों एल्यूमिनियम का और आयरन का, ये आयरन है और ये क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों का रेडियस क्या है, सेम, लेकिन मास क्या है इनका, इसका मास क्या है, 3.5 किलोग्राम। मास एक का 10 किलोग्राम, एक का 3.5 किलोग्राम, दोनों का रेडियस या दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, साइज दोनों का सेम है। दोनों को नीचे फेंका, दोनों को नीचे फेंक दिया, तो इसका मतलब अर्थ ने उनको खींचा। जब अर्थ ने खींचा, किस फोर्स से खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इनके अंदर क्या होगा बेटे, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद जी। इसका मतलब जो जी की वैल्यू इस एल्यूमिनियम बॉल के लिए है, एल्यूमिनियम स्पेयर के लिए है, और वही जी की वैल्यू इस आयरन स्पेयर के लिए। इसका मतलब जी की वैल्यू चाहे एल्यूमिनियम की बॉल हो, आयरन स्पेयर हो, या एल्यूमिनियम का स्पेयर हो, दोनों के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जब जी की वैल्यू सेम होगी, ड्रॉप साइमल्टेनियसली व्हेन द रीच टू द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने मीटर, 10 मीटर ऊपर पहुंचे। ये भी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर पहुंचे, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब ग्राउंड से ऊपर पहुंचने पर इनकी क्या चीज सेम होगी, देखो नीचे आएंगे तो एक्सकेलरेशन, एक्सकेलरेशन जी दोनों में सेम है। मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पर, मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पर, मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पर, पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगी मास पर, काइनेटिक एनर्जी भी किस पर डिपेंड करेगी, मास पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका मतलब एक्सकेलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा। इन दोनों का एक्सकेलरेशन, चाहे वो 10 मीटर ऊपर है, चाहे वो 20 मीटर ऊपर है, चाहे वो 30 मीटर ऊपर है, एक्सकेलरेशन दोनों स्पेयर का हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पर सेम रहती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की, अ गर्ल कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ मास 3 किलोग्राम ऑन हर बैक, एक लड़की 3 किलोग्राम का बैग अपने पीठ पर ले जाती है और 200 मीटर लेवल रोड पर पहुंच जाती है। इसका मतलब वो यहां पर है, यहां से कहां गई, ए से बी गई, ए से बी गई, कितने मीटर आगे, 200 मीटर आगे गई। और जबकि इसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 200 मीटर। डिस्टेंस कितने किया, 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर नहीं फेंका। और ये कहाँ जा रही है बेटे, लेवल रोड पर जा रही है, एक लेवल रोड पर जा रही है, नो हाइट, नो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका मतलब जब अगेंस्ट द ग्रेविटी है ही नहीं, तो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एम जी एच, या वर्क डन ये होता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये वर्क डन और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो वर्क डन, एफ एस बी वर्क डन और एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है, न्यूटन, और एस क्या होता है, मीटर, और इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और एक एनर्जी आपने पढ़ी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम पढ़ा। तो पावर क्या है आपका, किलो वॉट, वॉट में आ गया, इंटू में आर एच आ गया, ये हो गया। तो इसका मतलब एनर्जी की यूनिट कौन सी, जूल है, हाँ। न्यूटन मीटर है, यस। किलोवाट है, नो। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, तो कौन सा है, किलोवाट। ये एसआई यूनिट है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच। और ये क्या है, ऐसा यूनिट आपने करा होगा, 1 kWh किस में कन्वर्ट करते हैं हम, जूल में, और वो किसके बराबर होता है, 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये आपने कन्वर्जिबल पढ़ा था। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब
जूल यूनिट ऑफ एनर्जी है, न्यूटन मीटर भी एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर भी यूनिट की एनर्जी ऑफ यूनिट एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट पावर की यूनिट है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी आंसर है इसका। अब मूव करते हैं 7वें पर। वर्क डन आपने पढ़ा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू में कॉस थीटा। तो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर। ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क डन, तो फोर्स पे डिपेंड करता है, यस। एस डिस्प्लेसमेंट मीन मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क डन, डायरेक्टली है। मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क डन, मोर फोर्स मोर वर्क डन, इसका मतलब फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और थीटा पर, यस। क्योंकि अगर थीटा 0 है तो वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा और ज्यादा होगा। थीटा जैसे जैसे क्या होगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो 90 पर आते पे क्या होगा, थीटा अगर 90 है तो नो वर्क डन। तो इसका मतलब थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट पर करता है, यस। फोर्स पर करता है, यस। इनिशियल एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल वेलोसिटी पर। किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल वेलोसिटी पर। वाटर स्टोर इन ए डैम, ये हमारे पास डैम बना दिया, ये डैम बनाया, और ये यहाँ पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। पानी क्या हो गया? पानी फ्लो हो रहा है। कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। पानी फ्लो होके इस डैम के पास में खड़ा हो गया और इसकी हाइट बढ़ती चलेगी। जब इसका मतलब इसमें पानी स्टोर हो गया, स्टोर का मतलब रेस्ट पर है, तो इसका पोजीशन की वजह से, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्टोर ऑफ वाटर इनसाइड द डैम, बिहाइंड द डैम, इसका मतलब कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच, एक बॉडी क्या कर रहा है, किसी हाइट से नीचे गिरी, एच हाइट से नीचे गिरी। कितनी हाइट से? एच हाइट से नीचे आई। तो इसका मतलब फॉलिंग आफ्टर h/2, उसकी हाइट क्या होगी? आधी होगी। ये सरफेस है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है? h है। कितनी है इसकी हाइट? h। इसकी हाइट h है। अगर ये आफ्टर इट हैज फॉलन ए हाइट ऑफ, अगर इसकी हाइट h/2 हो जाए, तो विल पोसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ध्यान से इधर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट पर ए पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पर क्या है? सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। अब क्या है, जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पीई पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, यस। तो इसका मतलब जैसे ही नीचे आएगा, अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो आधे रास्ते में आने में पोटेंशियल एनर्जी उसकी 50 हो जाएगी, और वो 50 जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, पहले यहाँ 100 थी, यहाँ क्या होगी? 50 होगी। क्यों? हाइट कम होगी। हाइट क्या हो गई? कम होगी। हाइट कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कितनी कम हुई? 100 यहाँ पर थी, यहाँ पर कितनी होगी? 50। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? 50 कम होगी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी 50 कम हुई है, वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो 50 पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 50 होगी, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या रहेगी? 100 ही रहेगी। क्योंकि आपने पढ़ा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरता है, या हमेशा एनर्जी क्या रहती है? रिमेन सेम, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 50 पोटेंशियल एनर्जी और 50 ही क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? 100 जूल। इसका मतलब क्या होगा? आधी हाइट हो गई, तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी 9, ओनली काइनेटिक एनर्जी 9, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो आधी पोटेंशियल एनर्जी और आधी काइनेटिक एनर्जी, और ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आधे रास्ते पर आने पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। आंसर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, अविनाश कैन रन ए स्पीड ऑफ, इसका मतलब फॉर अविनाश, अविनाश है, अविनाश, अविनाश का स्पीड, इसका मतलब स्पीड ऑफ अविनाश, स्पीड, स्पीड मीन वैल्यू, ये आ गया कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब फोर्स कितना है? फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? कपिल, ये क्या है? कपिल। इसका मतलब स्पीड ऑफ कपिल, कपिल की स्पीड v, ये कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स F, फोर्स, फोर्स क्या है इसका? 25 न्यूटन।
हु हैज मोर पावरफुल, पावरफुल मीन्स किसके अंदर पावर ज्यादा है, पावर, पावर क्या हो गया आपका, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, और एनर्जी क्या है बेटे, इसका मतलब एम जी एच अपॉन में टी, और एम जी क्या है, वेट, वेट क्या होता है एक तरह से फोर्स, और ये क्या है, हाइट, हाइट क्या हो गया एक तरह से एस डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वर्क डन एनर्जी वो दोनों सेम है, अपॉन में टी, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू एफ डॉट एस अपॉन में टी, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो एफ इंटू वी भी होता है, तो पावर हमारी फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होती है। अब इसी के हिसाब से हम निकाल देंगे, तो इसका मतलब पावर हमारे पास क्या हो गया, एम जी एच अपॉन में टी, एफ एस अपॉन में टी, या एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया, क्या, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी या स्पीड, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। जब दोबारा देखिए इसे, ये हमारे पास था पावर, पावर क्या था इसका मतलब, इसका मतलब पावर फोर्स इंटू एस अपॉन में टी, तो ये क्या आ गया, एनर्जी अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, देखिए वर्क डन अपॉन में टाइम, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन अपॉन में टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स डॉट एस अपॉन में टी, तो फोर्स का फोर्स एफ एस अपॉन में टी, ये क्या आ गया, वी आ गया, तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, मीन फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट ही होगी, क्या होगी, वॉट। अब फॉर अविनाश, फॉर अविनाश, तो इसका मतलब स्पीड कितनी है उसकी, 8, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, तो विच हु हैज मोर पावर, तो इसका मतलब फॉर अविनाश, तो पावर इज इक्वल टू फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस क्या होगा, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है, यह है पी ए, पावर इन अविनाश, तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और वेलोसिटी कितनी है, 8, तो कितना आएगा, 80 वॉट आ गया, 80 वॉट, और उसके बाद क्या है, पावर किसमें, कपिल में, तो क्या आएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी या स्पीड, फोर्स कितना है, 25, वेलोसिटी कितनी है, 3, तो कितना हो गया, 75, क्या आ गया, वॉट, तो इसका मतलब अविनाश के पास पावर है 80 वॉट की, कपिल के पास पावर है 75 वॉट की, तो किसके पास ज्यादा पावर है, अविनाश हैज मोर पावर, अविनाश इज मोर पावरफुल, पावरफुल देन किससे, देन कपिल, तो इसका मतलब क्या है, अविनाश के पास ज्यादा पावर है किससे, कपिल से, क्यों, क्योंकि अविनाश के पास 80 वॉट की पावर है और कपिल के पास 75 वॉट की पावर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, एंड आज का वीडियो यहीं पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट चैप्टर के, या तो नेक्स्ट चैप्टर के होंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड दिस विल बी ओवर, थैंक्स फॉर टुडे, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब channel।